गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फर्स्ट ईयर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट थर्ड चल रही थी अपनी। थर्ड यूनिट में आपके एक तो है केमिकल बॉन्डिंग सेकेंड और एक है आपका केमिकल बॉन्डिंग थर्ड। ठीक है, और केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट था वो आपके यूनिट सेकेंड में था, सॉरी हाँ यूनिट सेकेंड में था, और यूनिट थर्ड में था आपकी केमिकल बॉन्डिंग सेकेंड जिसमें था अपना आयनिक सॉलिड, और केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट में था अपना कोवलेंट सॉलिड या कोवलेंट बॉन्ड फर्स्ट था, उसमें था आपका कोवलेंट कंपाउंड्स, वो हमने पढ़ा था यूनिट सेकेंड में। ठीक है, अब यूनिट थर्ड में केमिकल बॉन्डिंग सेकंड में था आयनिक सॉलिड, वो कर लिया हमने, कल तक की वीडियोस थी इसमें कंप्लीट हो गया। आयनिक बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग थर्ड जो है वो भी आपकी यूनिट थर्ड में ही है, उसमें वीक इंट्रैक्शंस पढ़नी है आपको। कोवलेंट वाला हो गया, आयनिक वाला हो गया, अब थर्ड में आपको पढ़ना है इसके साथ में केमिकल बॉन्डिंग थर्ड में वीक इंट्रैक्शंस। वीक इंट्रैक्शन में आपको दो पढ़नी है आपके सिलेबस में, एक तो है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक है आपके वांडरवाल्स बॉन्ड बोले या वांडरवाल्स फोर्स बोले या वांडरवाल्स इंट्रैक्शन बोले, एक ही बात है। ये क्या होती है, वीक नेचर की होती है, वीक इंट्रैक्शन होती है, दुर्बल अंतर क्रियाएं होती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वांडरवाल्स बॉन्ड या फोर्स। अब ये कितने टाइप्स के हैं, किस प्रकार से होते हैं, इनकी एनर्जी वगैरह क्या होती है, ये पढ़ेंगे। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, और किसी भी मॉलिक्यूल्स में यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो, दोनों प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इस मॉलिक्यूल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा वो वहां पे पढ़ना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद में पढ़ेंगे हम वांडरवाल्स बॉन्ड या फोर्स। ठीक है, वीक इंट्रैक्शन में आएगा दुर्बल प्रकृति की जो अंतर क्रियाएं होती हैं, वीक इंट्रैक्शन, उसको हम इसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट दो है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग और वांडरवाल्स वाला। फर्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फर्स्ट में देखें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोले या हाइड्रोजन बॉन्ड बोले, एक ही बात है। हाइड्रोजन बॉन्ड की सबसे पहले लिखेंगे हम डेफिनेशन, क्या होती है डेफिनेशन देखें। मान लीजिए कोई भी एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। कोई भी कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पे एचएफ। एचएफ मॉलिक्यूल है, इसके सेंटर में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक हाइड्रोजन का एक फ्लोरीन का है। फिर हम ये मानते हैं, सबसे पहले तो हमने ये माना कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स है इस बॉन्ड के, मतलब सेंटर में जितने ये फ्लोरीन से हैं उतने ही इसमें हाइड्रोजन से डिस्टेंस है इनकी। उसके बाद में हम मानते हैं कि फ्लोरीन की जो ईएन होती है वो हाइड्रोजन से क्या है, ज्यादा होती है। हाइड्रोजन की है 2.1, फ्लोरीन की होती है 4.0। तो जिसकी ईएन ज्यादा होती है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उसकी तरफ ही क्या होते हैं, अट्रैक्ट होती हैं। अब हम इसको क्या कंसिडर करेंगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लोरीन के पास में, मतलब फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करता है अपनी साइड में। तो फ्लोरीन पे आंशिक ऋणावेश और हाइड्रोजन पे क्या आता है, आंशिक धनावेश आ गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि मान लीजिए अब HF का सॉल्यूशन है, उसमें HF के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। दूसरा HF का मॉलिक्यूल है, उसमें भी सेम यही कंडीशन है कि इस प्रकार से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यानी जितना आंशिक है, मतलब ये बॉन्ड टूटे जब तो कंप्लीटली नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, लेकिन बॉन्ड टूटा हुआ नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुए हैं ज्यादा ईएन के कारण। दूसरा HF है, उसका मॉलिक्यूल्स इस प्रकार से रहेगा कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो लगभग फ्लोरीन के पास में रहेंगे, ये चार आ गया। अब एक एक मॉलिक्यूल का ये वाला नेगेटिव चार्ज और दूसरे मॉलिक्यूल का ये वाला, दोनों पे अपोजिट चार्ज है, दोनों के बीच में क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा, बॉन्ड नहीं बनेगा, केवल इंट्रैक्शन होगी। इंट्रैक्शन होगी उसको हम इस प्रकार से शो करते हैं। इस इंट्रैक्शन से ये जो HF के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इस सॉल्यूशन में एक दूसरे के पास पास में होते हैं। इस कारण से ऐसी जो इंट्रैक्शन होती है उसको हम, और ये वीक है क्योंकि बॉन्ड बनता है तब होती है स्ट्रॉन्ग वाली, ये इंट्रैक्शन है तो ये वीक इंट्रैक्शन है। वीक इंट्रैक्शन तो हमने इसको नाम दिया है हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये हमने बोला है कि यहाँ पे क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में एक तो क्या नेसेसरी होता है कि हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, और हाइड्रोजन है वो जिसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा उसके साथ में वो बॉन्ड नहीं बनाएगा, केवल वीक इंट्रैक्शन होती है यहाँ पे। और उसके साथ में यदि हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे कि हाइड्रोजन यदि कहीं पर भी दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दो अधिक ईएन वाले एटम के बीच में यदि हाइड्रोजन प्रेजेंट हो आ जाए
तो हाइड्रोजन उनमें से किसी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में तो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, जबकि दूसरे मोर ईएन वाले एटम के साथ में वो एक इंटरेक्शन से जुड़ा हुआ रहता है, और उसी इंटरेक्शन को या उसी अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है उसमें होना चाहिए कि हाइड्रोजन है वो जिन दो एटम के बीच में प्रेजेंट है, जिसके साथ में वो बॉन्डिंग कर रहा है, उसकी ईएन हाइड्रोजन से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा इसमें ये अब जरूरी नहीं दोनों साइड में सेम एटम प्रेजेंट हो, यहाँ फ्लोरीन हो तो यहाँ भी फ्लोरीन हो, एक साइड में फ्लोरीन हो दूसरी साइड में कोई भी हो, लेकिन उसकी ईएन हाइड्रोजन से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। और तीसरी बात इसमें आएगी कि हाइड्रोजन है वो एक मोर ईएन वाले एटम के साथ में नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड, और दूसरे ईएन वाले एटम के साथ में मोर ईएन वाले एटम के साथ में जो अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ रहेगा, उसी अट्रैक्शन को यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। उसको हम इस प्रकार से डैश डैश लगा कर क्या करेंगे, शो करेंगे। उसके बाद में जब हम यदि हाइड्रोजन बॉन्ड की अब यहाँ पे डेफिनेशन लिखे तो इसमें आ जाएगा कि यदि हाइड्रोजन परमाणु है कोई अधिक दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में प्रेजेंट हो, तो हाइड्रोजन उनमें से किसी एक मोर ईएन वाले एटम के साथ में नॉर्मल 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, जबकि दूसरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में हाइड्रोजन है वो एक वीक इंटरेक्शन या अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ा हुआ रहता है। इसी अट्रैक्शन फोर्स को हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो इसमें आएगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको इस प्रकार से लाइन से शो कर सकते हैं या फिर इस प्रकार की लाइन से भी शो कर सकते हैं। बेस लाइन होती है, टूटी हुई रेखा के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में आते हैं इसके अंदर कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी एनर्जी बहुत ही क्या होती है, कम होती है। जैसे कि नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड है उसकी एनर्जी 60 से 100 किलो जूल पर मोल के बीच में होगी, यानी एक बॉन्ड की एनर्जी है ये। और हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो होती है इसके अंदर 3 से लेकर के 10 किलो जूल के बीच की होती है। तो अपने को पता है जब हाइड्रोजन बॉन्ड की ये वाली बॉन्ड एनर्जी है और ये नॉर्मल, ये तो है नॉर्मल इस कोवलेंट बॉन्ड की, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड की है ये वाली। तो अपने को पता है बॉन्ड एनर्जी से शो हो रही है कि हाइड्रोजन बॉन्ड है वो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड की कंपैरिजन में बहुत ही वीक नेचर का होता है, वीक इंटरेक्शन होती है। लेकिन जो वंडरवल इंटरेक्शन बताई थी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ में उसकी एनर्जी तो और भी कम होती है, 1 to 2 किलो जूल मोल यूनिवर्स होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड से तो क्या होता है, वीक होता है, लेकिन वंडरवाल्स बॉन्ड या फोर्स की कंपैरिजन में इसकी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ये रहेगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या आ जाएगी, ये विशेषताएं। ये याद रखना विशेषता में ये भी लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो वहां पे दो अधिक ईएन वाले एटम के बीच में हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, हाइड्रोजन के बिना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो नहीं होगी। हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और उनसे क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है किसी मॉलिक्यूल्स की वो चेंज होती है, वो नेक्स्ट पार्ट रहेगा। देखें इसमें नेक्स्ट पार्ट में देखें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। दो प्रकार का होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिक्यूलर और इंट्रामोलिक्यूलर। दोनों के हिंदी और इंग्लिश में नाम क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। आपको इससे देखना है, हिंदी वाले नाम से देखना है इसको, इंग्लिश वाले नाम से कंफ्यूज हो जाओगे। अलग अलग नाम है इसका, हिंदी वाला इंग्लिश जैसा दिखेगा और इंग्लिश वाला है ना वो आपको हिंदी जैसा दिखेगा। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रकार। तो देखें हम लिखेंगे इसको, ये 2 टाइप्स का होगा हाइड्रोजन बॉन्ड। देखें हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, 2 टाइप्स में देखें। फर्स्ट टाइप रहेगा इसका इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और सेकेंड टाइप रहेगा इसका इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसकी हिंदी तो आपको देखने से ऐसे लग रहा है ये बनेगी अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन ये अंतर अणुक नहीं बनती, इसकी हिंदी बनती है यहाँ पे अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसकी हिंदी बनती है यहाँ पे अंतर अणुक
हाइड्रोजन बंध। हमेशा बाकी चाहे आप किसी भी चीज को इंग्लिश वाले टर्म से याद रखो, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमेशा ही हिंदी वाले टर्म से याद रखनी है। हिंदी वाले टर्म से मतलब है अंतरा अणु का मतलब क्या होता है, और अंतर अणु का, अंतर का मतलब होता है एक ही अणु में, अंतरा का मतलब है दो अलग अलग अणुओं के बीच में। जबकि इसमें इंटर से क्या लग रहा है कि इंटर तो उसकी इंग्लिश है और ये जो अंतरा वाली है वो उसकी है, लेकिन ये ऐसे उल्टा होता है, ये थोड़ा ध्यान में रखना। अब ये क्या है और ये क्या है, ये पढ़ना है अपने को। तो पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसके बाद में पढ़ेंगे पहले इंटर या अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ेंगे, उसके बाद में हम ये वाला पढ़ेंगे। देखें इसके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड या अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध में क्या आएगा। इसमें यह आता है कि जब हाइड्रोजन बंध है वो दो एक जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहा हो या दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरमोलिक्यूल या अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध कहेंगे। जब हाइड्रोजन बॉन्ड दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहा, मॉलिक्यूल्स तो अलग अलग रहेंगे लेकिन जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, उस बेसिस से बोला। एग्जांपल देखें, एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे कि अपना ये है HF वाला, ये जो HF का मॉलिक्यूल है इसमें बोलेंगे ये HF का एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है और ये तीसरा मॉलिक्यूल है। अब दो HF के मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है ये कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये दो अलग अलग HF के बीच में प्रेजेंट है वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये है तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स लेकिन सेम है ना, एक जैसे, ये HF है, ये भी HF है, ये भी HF है, तो हम बोलेंगे कि दो अलग अलग परमाणुओं के बीच में बना हुआ बॉन्ड कैसा होगा, अंतरा अणु का हाइड्रोजन बॉन्ड या इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा। और ये जो अलग अलग परमाणु हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं वो अलग अलग मॉलिक्यूल्स एक जैसे भी हो सकते हैं और दोनों की नेचर या दोनों स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो भी क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। अब देखेंगे हम इसके अंदर, ये तो सेम वाला है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड है वो कौन से टाइप का बनेगा, तो हम कहेंगे ये बॉन्ड बनेगा इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, या फिर हिंदी में बोलेंगे इसको अंतरा अणु का हाइड्रोजन बंध। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें, इसमें अमोनिया का देख लें, तो ये अमोनिया का नाइट्रोजन परमाणु है, ये इसके तीन क्या है, हाइड्रोजन परमाणु है। ये दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल है, इसके भी इसी प्रकार से क्या है, तीन हाइड्रोजन परमाणु है। अब इस NH3 मॉलिक्यूल के, ये दूसरा NH3 का मॉलिक्यूल है, इसी प्रकार से यहाँ पे हमने लिख दिया तीसरा NH3 का मॉलिक्यूल। अब ये है तो सारे NH3 के, लेकिन ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा है। अब इस अमोनिया के हाइड्रोजन और इस अमोनिया के नाइट्रोजन, इस पे लोन पेयर है, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा और यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। और कैसा बॉन्ड है, इंटरमोलिक्यूल या अंतरा अणु हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्योंकि ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहा है। ये तो तब है जब अलग अलग मॉलिक्यूल सेम टाइप के हो। अब यदि यहाँ NH3 हो, यहाँ NH3 की जगह कुछ और हो, तो वहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। ये दोनों ही किसमें कंसिडर किए जाएंगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड या अंतरा अणु का हाइड्रोजन बॉन्ड के एग्जांपल्स है वो माने जाएंगे। दूसरा एग्जांपल्स देखना है, इसके अंदर क्या रहेगा, अब देखें वो एग्जांपल जिसमें दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, उसका एग्जांपल देखते हैं अपन। वो अपन एल्कोहल और H2O के बीच वाला ले लेते हैं, ठीक है। ये अल्कोहल में जल मिलाए हुए, देखें तो कुछ उसमें अल्कोहल्स के मॉलिक्यूल रहेंगे, अल्कोहल्स को हम ROH से कंसीडर करेंगे, कुछ रहेंगे उसमें H2O के मॉलिक्यूल्स। देखें ROH अल्कोहल है, यहाँ पे हम लिख देंगे इसको H2O, ये हो गया H2O। अब हम इसको इस प्रकार से कंसीडर नहीं करें तो इसको हम इस प्रकार से मान सकते हैं, देखें कि ये ऑक्सीजन माने,
फिर आगे वापिस एल्कोहल का वो माने, ये मान लिया हमने। ये तो क्या है, एल्कोहल है, ये क्या है, H2O का मॉलिक्यूल है, ये वापिस एल्कोहल है, इसके आगे H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा। तो एल्कोहल के ऑक्सीजन और H2O के हाइड्रोजन के बीच में यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है वो भी कौन सा है, अंतरा अणुक या इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, अब यहाँ से इसके हाइड्रोजन एटम और इसके ऑक्सीजन, अब ये हाइड्रोजन है वो दो मोर ईएन वाले एटम के बीच में आ गया, ये भी ऑक्सीजन है, इसकी ईएन भी अधिक है हाइड्रोजन से, ये ऑक्सीजन है, इसकी ईएन भी अधिक है। तो जब हाइड्रोजन दो अधिक ईएन वाले एटम्स के बीच में आ जाता है तो एक ईएन वाले एटम से तो वो नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, जबकि दूसरे अधिक ईएन वाले एटम से वो एक इंट्रैक्शन या अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ रहेगा। उसी अट्रैक्शन को यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम है वो दिया हुआ है। तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड है वो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड या अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। और ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं वो एक जैसे भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे सारे HF के थे, यहाँ सारे NH3 के थे। और ये जो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा रहे हैं वो दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स है वो अलग अलग तरह के भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक अल्कोहल था, दूसरा H2O का था। ठीक है, तो ये सारे रहेंगे इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड या अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एग्जांपल। अब इसमें आता है कि अब सेकेंड वाला टाइप है वो पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो उससे मॉलिक्यूल्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं। देखिए इसके अंदर इफेक्ट क्या क्या पड़ते हैं वो पढ़ेंगे हम यहाँ पे। तो नेक्स्ट लिखें, इसके अंदर फर्स्ट टाइप ही चल रहा है अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, उसमें हम लिखेंगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्यू कंपाउंड्स एक्सप्लेन्ड बाय इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कुछ कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज जिसे हम इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बता सकते हैं। तो देखें इसमें रहेगा आपके, फर्स्ट हम पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट ऑफ H2O एंड H2S। फर्स्ट रहेगा इफेक्ट है ये किसके, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2S एंड H2O। ठीक है, देखें ये भी क्या है, ऑक्सीजन सिर्फ इसमें चेंज किया है, सेंट्रल एटम का चेंज है, इसमें ऑक्सीजन है और इसमें सल्फर है। ऑक्सीजन भी जो 16वां ग्रुप है उसका एलिमेंट्स है और सल्फर है उसके जस्ट नीचे प्रेजेंट है। अब इसमें आता है इन दोनों की फिजिकल स्टेट में कि H2O तो क्या होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। H2O तो सॉलिड, लिक्विड, वेपर तीनों स्टेट में पाया जाता है। सॉलिड में ये आइस या बर्फ के रूप में, लिक्विड में वाटर के रूप में और गैस फॉर्म में ये पाया जाता है वाटर वेपर के रूप में। अब H2S है वो लिक्विड स्टेट में नहीं पाया जाता, ये गैसीय फॉर्म में पाया जाता है। इसका रीजन बताना है कि दोनों एक ही ग्रुप से रिलेशन रखते हैं, ये भी ऑक्सीजन उसी ग्रुप का है, उसी ग्रुप का सल्फर है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन का हाइड्राइड H2 लिक्विड होता है, जबकि सल्फर का हाइड्राइड है वो क्या होता है, गैस होता है। ये लिक्विड में क्यों नहीं होता है ये हमें देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि जो H2O मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें क्या होगा, H2O मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन की ईएन सल्फर H2S के सल्फर की कंपैरिजन में क्या होती है, ज्यादा होती है। अब ऑक्सीजन की क्या है, ईएन ज्यादा है, ये ईएन का ऑर्डर लिखा है हमने यहाँ पे। ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा होने के कारण से ये तो H2O मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। कौन सी, दो अलग अलग H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में हुई तो उसको हम बोलेंगे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन H2S मॉलिक्यूल में सल्फर की ईएन कम होने के कारण हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए आवश्यक कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन यही रहेगी कि जिन दो एटम्स के बीच में हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा उन दोनों की ईएन क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए। सल्फर वो उस कंडीशन को कंप्लीट नहीं कर पाता है, इस कारण से H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाती है, जबकि H2O मॉलिक्यूल्स में क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो पाई जाएगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से H2O में क्या रहेगा, देखिए जैसे ये H2O का मॉलिक्यूल्स है, दूसरे H2O का मॉलिक्यूल्स है उसको हम इस प्रकार से लिख देंगे, तीसरे H2O के मॉलिक्यूल्स को इस प्रकार से लिखेंगे,
अब एक H2O का मॉलिक्यूल, ये दूसरा और ये तीसरा, इसी प्रकार से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे, यहाँ पे भी प्रेजेंट होगा। जैसे ये हो गया अपने का ऑक्सीजन, यहाँ आगे, यहाँ से आ गया ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन। अब H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो अलग अलग प्रेजेंट थे, वहाँ पे क्या होगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इस बॉन्डिंग है तो ये वीक इंटरेक्शन, लेकिन इस इंटरेक्शन से या हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो H2O के मॉलिक्यूल्स पहले दूर दूर प्रेजेंट थे, वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से पास पास में आ गए, और पास पास में आते ही गैसीय फॉर्म से कौन सी होगी, कंडेंसेशन, या फिर आप बोलोगे संगुणन की क्रिया हो जाएगी। हम कंडेंसेशन बोल रहे हैं, या फिर बोलेंगे कि संगुणन की क्रिया हो जाएगी। संगुणन की क्रिया होते ही H2O मॉलिक्यूल्स के आगे पास पास में आगे, पहले दूर दूर थे, अब ये पास पास में आगे तो कौन सी स्टेट में चेंज हो गई, लिक्विड स्टेट में चेंज होगी। इसी कारण से H2O क्या होता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, क्योंकि H2O मॉलिक्यूल्स गैसीय फॉर्म में होते हैं पहले, फिर उनके बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से संगुणन होगा, संगुणन होने से वो मॉलिक्यूल्स एसोसिएशन होगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, पास पास में आएंगे, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएंगे। इस कारण से H2O लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, यानी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम बोलेंगे कि लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है। लेकिन H2O में सल्फर एटम है, उसकी ईएन ऑक्सीजन से कम होती है, इस कारण से यहीं पे यदि हम सल्फर लिखें तो सल्फर की ईएन कम हो जाने से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वहां पे एब्सेंट हो जाएगी। जब दो H2S मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने से दो H2S मॉलिक्यूल पास पास नहीं आ पाएंगे, पास पास नहीं आ पाएंगे, दूर दूर ही रहेंगे, संगुणन नहीं होगा, संगुणन नहीं होगा तो लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं हो पाते। यही कारण होता है कि H2O में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा होने के कारण से, इस कारण से लिक्विड स्टेट में होते हैं, जबकि H2S में सल्फर एटम की ईएन कम होने के कारण से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाता है, नहीं कर पाने से ये गैसीय फॉर्म में पाया जाता है। ये हो गया फर्स्ट इफेक्ट इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, जो कि इस प्रकार से फिजिकल स्टेट को प्रभावित करता है। उसके बाद में देखें ये क्वेश्चन कई बार आएगा एग्जाम में, सेकेंड इफेक्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या रहेगा, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा हुआ है। देखिए वैसे अपन क्या मानते हैं, डेंसिटी का ऑर्डर, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, क्वेश्चन क्या रहेगा इसका। क्वेश्चन आपकी ये पूछा हुआ है इसके अंदर कि बर्फ का घनत्व पानी से, बर्फ का घनत्व जल से कम होता है क्यों, ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन में हम लिखेंगे द डेंसिटी ऑफ वाट आइस, डेंसिटी घनत्व को बोलेंगे, द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेसर देन वाटर, कि बर्फ का घनत्व पानी से या जल से कम होता है क्यों। वैसे आपको पता है डेंसिटी का ऑर्डर होता है क्या इसके अंदर, तो डेंसिटी का ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा होगा सॉलिड का, उससे कम किसका होता है इसके अंदर। देखो डेंसिटी क्या होती है पहले तो ये समझो, डेंसिटी को हम बोलते हैं हिंदी में घनत्व, फॉर्मूला बनेगा, इसको स्मॉल डी से शो करते हैं, फॉर्मूला बनेगा इसका m अपॉन में v, मोलर मास अपॉन में वॉल्यूम, द्रव्यमान नीचे आयतन। तो सर्टेन वॉल्यूम में निश्चित आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को ही, किसी भी चीज के निश्चित आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को, उसका कितना द्रव्यमान निश्चित आयतन में कितना द्रव्यमान उपस्थित है, उसी को उसकी डेंसिटी या घनत्व के नाम से बोलते हैं। अब तीन स्टेट में होता है कोई भी मॉलिक्यूल्स बोले, कोई भी सब्सटेंस बोले, सॉलिड में होते हैं, लिक्विड में होते हैं, गैस में होते हैं। मान लीजिए सॉलिड का हमने इतना ही वॉल्यूम लिया, लिक्विड का भी इतना ही रखा है, गैस का भी इतना ही रखा है। तो पता है गैस स्टेट में मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, तो इतनी सी जगह में दो ही मॉलिक्यूल्स आ पाए। लिक्विड में क्या आ गए, चार मॉलिक्यूल्स आ गए, जबकि सॉलिड स्टेट, सॉलिड जो स्टेट होती है उसके अंदर 8 मॉलिक्यूल्स आ गए इतनी स्टेट में, क्योंकि सॉलिड में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम होती है तो मॉलिक्यूल्स पास पास में प्रेजेंट होते हैं, इसमें है। तो वॉल्यूम सभी का ये सेम है, इसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ ये मोलर मास बचा है, मोलर मास समानुपाती हो जाएगा डेंसिटी के। अब अपने को पता है मोलर मास क्या है कि ये जो मोल्स प्रेजेंट है इन्हीं का तो होता है मोलिकुलर मास, इसमें केवल दो ही मोल्स प्रेजेंट है तो इसका मोलिकुलर मास कम हो गया, इसका इससे ज्यादा हो गया, इसमें ज्यादा संख्या में मॉलिक्यूल्स है तो इसका मॉलिक्यूलर मास अब इन दोनों से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो हम कहेंगे कि मॉलिक्यूलर मास इसका ज्यादा है, उसकी डेंसिटी भी क्या रहेगी, ज्यादा।
तो ये रहेगा डेंसिटी का ऑर्डर। अब ये जो आइस है वो किस में प्रेजेंट होती है, बर्फ है वो सॉलिड स्टेट में होती है, जबकि वाटर है वो कौन सी स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होता है। तो अकॉर्डिंग टू देम इसके अनुसार क्या होना चाहिए कि सॉलिड की डेंसिटी या घनत्व लिक्विड से ज्यादा होनी चाहिए, तो बर्फ का घनत्व पानी या जल से ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन इसीलिए पूछा हुआ है, यदि ये इसी ऑर्डर को फॉलो करता तो ये क्वेश्चन आता ही नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन इसीलिए पूछा हुआ है कि आइस सॉलिड है और वाटर लिक्विड है, फिर भी आइस की डेंसिटी वाटर से क्या है, कम है। इसका कारण हमें यहाँ पे बताना है, और इसका कारण क्या रहेगा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस प्रकार से रहेगा वो देखें कि वॉल्यूम सेम ले रखा है हमने कि इतना ही, इतने में ही H2 मॉलिक्यूल्स लिक्विड में प्रेजेंट है, इतना ही हमने आइस का क्या लिया, वॉल्यूम लिया है। वॉल्यूम आइस और वाटर दोनों का सेम है, सिर्फ इनमें क्या चेंज किया है कि उतने वॉल्यूम में आइस में कितने H2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और लिक्विड में कितने H2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वो हमें यहाँ पे चेक करना है। तो देखिए आइस की बात होती तो कि आइस में H2O में भी क्या होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसमें भी होती है, दोनों में होगी। लेकिन इस वाले इंटरमोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें क्या होता है, देखें कि एक H2O मॉलिक्यूल्स है इस प्रकार से। आइस की बात करें, H2O मॉलिक्यूल्स इस प्रकार से, प्रत्येक H2O मॉलिक्यूल्स है वो आइस यानी सॉलिड स्टेट में है, वो 4 अदर H2O मॉलिक्यूल से घिरा हुआ रहेगा, जिसमें ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल, 2 एटम, 2 हाइड्रोजन एटम जो इसे खुद के हैं इसके, उसके साथ में तो क्या बनाता है, नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। जबकि जो 2 अदर बच गए उनके साथ में क्या करता है, ये उनके साथ में करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर है ना, तो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है वो बना सकता है। तो ये किस प्रकार से अरेंज होगा, देखो एक तो इसका यहाँ पे दिखा दिया हमने, और दूसरा इसका बॉन्ड है वो यहाँ पे लिख दिया, H2O को इस प्रकार से शो कर दिया। अब मान लीजिए कोई अदर H2 मॉलिक्यूल्स आ गया इस प्रकार से, सिर्फ हम इस एक मॉलिक्यूल्स की बात करें, अब इसका दूसरे H2 मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और इस H2 मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन एटम है, इसके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। एक H2 मॉलिक्यूल हमने यहाँ पे भी शो कर दिया इस प्रकार से। अब इस H2 मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और इसकी ऑक्सीजन के बीच में भी क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो ये देखो एक प्रकार से कौन सी स्ट्रक्चर बन गई, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बन गई इस वाले H2O मॉलिक्यूल्स की। तो इसमें इसी प्रकार से ये इस प्रकार से 4, अब एक इसके कहाँ लगा देंगे हम, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा ये, और एक यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। तब हम इस अभी ये भी आगे चल के इसी प्रकार से क्या किसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ रहेगा, ये भी इसी प्रकार से जुड़ा हुआ रहेगा। तो अपने को सिर्फ एक देखना है कि H2O मॉलिक्यूल्स में इस प्रकार से प्रत्येक H2O मॉलिक्यूल्स है वो, प्रत्येक H2O मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन एटम है वो टेट्राहेड्रल रूप से 4 हाइड्रोजन एटम से जुड़ा हुआ रहेगा। उन 4 में से वो 2 के साथ में नॉर्मल 2 सेंटर 2 कोवलेंट, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जबकि बचे हुए दोनों हाइड्रोजन एटम के साथ में वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। अब इसमें भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वाटर में भी कौन सी होगी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो प्रेजेंट होगी। इसी कारण से इसके अंदर क्या आता है, अब देखो इतने में क्या है, जबकि H2 मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो क्या करते हैं, पास पास में रहते हैं, जबकि H2 मॉलिक्यूल्स वो सॉलिड स्टेट में पास पास में नहीं आ सकते। इसमें तो क्या है, ये H2 मॉलिक्यूल्स था, इसने दूसरे के साथ में बॉन्ड बना लिया, ये ऑक्सीजन था, ये हाइड्रोजन था, इसने भी इसी प्रकार से हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, अब इसका हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन से बना लेगा, यानी कि वॉल्यूम सेम है, उसी वॉल्यूम में H2 मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, संगुणन कर लेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पास पास में जाएंगे। जबकि सॉलिड स्टेट में ऐसा नहीं होता कि ये संगुणन कर ले, एक बार जहां पे फिक्स हो गया मॉलिक्यूल्स वहीं पे प्रेजेंट होता है, जब तक कि वो आइस से वाटर वाली स्टेट में ना आए। इस कारण से हमने सेम वॉल्यूम में आइस और वाटर का सेम वॉल्यूम लिया, लेकिन आइस की कंपेरिजन में वाटर में उतने ही वॉल्यूम में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं H2 के उनकी संख्या ज्यादा रहेगी, जबकि H2O में इस प्रकार से H2 मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस, खाली स्थान ज्यादा रह जाता है। अब वो वैकेंट वाली साइट है वो वॉल्यूम में तो कंसीडर मानेंगे कि इतना वॉल्यूम लिया है, चाहे उसमें H2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो चाहे ना हो। अब इतने वॉल्यूम के अंदर यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल्स की संख्या कम है, H2 मॉलिक्यूल की संख्या कम है तो M की वैल्यू कम हो जाएगी, और वॉल्यूम तो सेम है ही, और जिसके लिए M की वॉल्यूम
वैल्यू कम हो जाएगी, उसकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जब H2 मॉलिक्यूल से कम है सेम वॉल्यूम में तो इनका मोलर मास कम हो जाएगा, मोलर मास कम होते ही इसकी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही कारण होता है कि आइस की डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी से क्या होती है, कम होती है। कारण समझ गए कि इसमें स्पेस ज़्यादा हो जाएगा जबकि उस वाले में स्पेस कम होने से इतने ही वॉल्यूम में ज़्यादा H2 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, जिसमें जबकि इसमें क्या है, कम H2 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, बीच में खाली जगह दिख रहेगी। इस कारण से इसका मोलर मास कम होने से इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, जबकि इनका उतने ही वॉल्यूम में मोलर मास ज़्यादा होने से डेंसिटी क्या हो जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये दो इफेक्ट हो गए इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। इसके बाद जो बचे हुए इफेक्ट हैं और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।